हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो कि बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? वी आर फाइन मैम। फाइन मैम। Fine, ma'am. How are you? ચાલો, તો આજ સુધીમાં આપણે લેસન નંબર 4 સુધી કમ્પ્લીટ કર્યું હિન્દીમાં, બરાબર છે ને? યસ. લેસન નંબર 1 કયું હતું? ચાલો કોણ કહેશે? Chitrapat. ચિત્ર કે સંસ્થાન, ચિત્રપાટ. પછી કવિતા નંબર 2 કઈ હતી? तुम्हारी याद आती है। जब याद तुम्हारी आती है। यस, जब याद तुम्हारी आती आती है। है. नंबर 3 सी કયું લેસન लाखा હતું? बंजारा और उसका कुत्ता। कुत्ते की यस. लाखा कुत्ते की बंजारा वफादारी। कुत्ते के यस. वफादारी। और नंबर 4 કયું ચેપ્ટર હતું? और कथनी और करनी। कथनी और करनी। कथनी और करनी। करनी. करनी। तो आज हम समझने जा रहे हैं कविता नंबर 5, हिंद देश हिंद के देश के निवासी. निवासी। यस. तो हिंद देश के निवासी यानी कि क्या, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? गर्ल, हाँ मैम। कोई कैसे? हिंदुस्तान देश के निवासी। मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले लोग। यस, वेरी गुड. हिंदुस्तान में रहने वाले लोग यानी कि हमारे देश में रहने वाले सब लोग के बारे में यहाँ पर एक बहुत अच्छी और छोटी सी कविता हमें दी गई है. तो इस कविता में हमें देखने मिलेगा कि हमारा देश जो है ना वो बहुत ही निराला है, यानी कि बहुत अनोखा है और सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर अनेक जातियों के लोग रहते हैं और साथ में अनेक धर्म वाले, भाषा वाले, पहरवेश वाले, सब अलग अलग लोग यहाँ पर रहते हैं. फिर भी यहाँ पर इसके बावजूद भी सब लोग जो है वो कैसे रह रहे हैं? मिलजुल कर रहते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल देकर हमें समझाया है कि जैसे कि सब फूल जो है वो सब अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वो फूल एक धागे में पिरोया जाए तो वो एक नाला बन जाती है. जैसे वैसे ही हमारे देश में अलग अलग लोग रहते हैं, फिर भी वह सब एक साथ मिल जाए तो सब भारत देश के निवासी कहलाते हैं. उसी तरह हमें दूसरा एग्जाम्पल दिया है वो है पक्षियों पर. तो पक्षी, सभी पक्षियों की आवाज अलग अलग है, लेकिन सबका राग क्या है? एक ही है. तो इसी तरह सभी पक्षी अलग अलग है, लेकिन कहलाता क्या है कि पक्षियों की आवाज, यानी कि उसका मीठा राग. तो उसी तरह हमारे देश में भी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग सब अलग अलग है, लेकिन सब एक साथ मिल जाए तो वह क्या कहलाते हैं? भारत देश के निवासी. उसी तरह गंगा, यमुना, अलग अलग नदियां यहाँ पर आए हमारे देश में है. तो वह सब नदियां जो है वो जब अलग अलग बहती है अलग अलग राज्य से, तब वह अलग अलग होती है, लेकिन वह सारी नदियों का पानी एक सागर में यदि मिल जाए तब हम पहचान नहीं पाते. तो उसी तरह सब भारत देश के लोग जो है वह भले ही अलग अलग धर्म के हो, अलग अलग भाषा बोलने वाले हो, अलग अलग जाति के हो, लेकिन वह सब जब भारतवासी कहलाते हैं, एक बन जाते हैं. यानी कि सबके अंदर जो प्रेम है देश के लिए वह एक जैसा है. बाद में हमें धर्म के पर से एग्जाम्पल दिया है कि हमारे देश में अनेक धर्म हैं, लेकिन सभी धर्म का सार तत्व यानी कि मोरल, सभी संप्रदायों का, सभी धर्म का एक ही है कि सभी मनुष्य का जीवन जो है वो उन्नत बने, आगे बढ़े. और सभी भारतवासी जो है उसका भी लक्ष्य एक ही है कि हमारा देश उन्नति करे, सब मनुष्य उन्नति करे. तो चलो देखते हैं आज हम इस कविता को कि हिंद देश के निवासी यानी कि भारत देश में, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग, निवासी यानी कि वहां पर निवास करने वाले, यानी कि रहने वाले. तो कविता नंबर 5 है हिंद देश के निवासी. वह
विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। यानी विविधता यानी कि બધી જ અલગ અલગ વિવિધતા એટલે બધા ઘણા બધા ડિફરન્સ છે બધામાં, પણ તો પણ બધા દેશવાસીઓ એક જ ગણાય છે, બધામાં એકતા છે। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। और मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। यानी कि कभी अलग न होने वाली एक सूत्र में सब पिरोए हुए हैं। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता और दिव्यता का यहाँ पर हमें गान किया गया है। तो चलो, आप सबको दिखाई दे रहा है भारत माँ का हमें मैप दिखाया है, और उसमें आप सब देख रहे हैं कि भारत माता का चित्र भी बना हुआ है, और यस उसके मैम। आसपास सभी अलग अलग धर्म के लोग हैं, जिसके पहरवेश अलग अलग है, सभी अलग अलग राज्यों के हैं। दिखाई दे रही है आप सबको? हेलो गर्ल्स, દેખાય છે ને બધાને? हाँ मैम। तो ચાલો આપણે જોઈ લઈએ કવિતા कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले બધા જ લોકો એક છે। રંગ રૂપ વેશ ભાષા ચાહે અનેક, ભલે ને બધાના રંગ અલગ હોય, રૂપ અલગ હોય, પહેરવેશ અલગ હોય, ભાષાઓ અલગ હોય, ધર્મ અલગ હોય, પણ ભારત દેશમાં રહેવા વાળા બધા જ લોકો હિન્દુસ્તાની કહેવાય છે, ભારતીય કહેવાય છે। ભલે બધાની ભાષા, વેશ, રૂપ, રંગ બધું જ અલગ હોય, પણ એ બધા શું કહેવાય છે કે તે ભારત દેશના નિવાસી છે। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। यानी कि जो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है फूल पर से, कि फूल भले ही अलग अलग हो, लेकिन वह सब जब एक धागे में पिरोए जाते हैं ना, तो वह फूल जो है वो कैसे बन जाते हैं, एक माला बन जाती है। और वह माला जो है उसमें किसी का नाम नहीं लिया जाता कि ये अलग अलग फूल हो तो भी वह माला ही कहलाती है। तो इसी तरह हमारा देश जो है वह भी अलग अलग धर्म के लोग होते हुए भी सब भारतवासी कहलाते हैं। कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। यानी कि કોયલ, પપીહા અને બુલબુલ બધા જ અલગ અલગ અવાજથી ગીત ગાતા હોય છે, પણ એ બધાનો અવાજ ભલે અલગ અલગ હોય, રાગ ભલે અલગ અલગ હોય, પણ એ બધાનું એવી રીતના આપણને અહીંયા પણ એવું એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવે છે તે શું કહેવાય છે, તે પક્ષીઓનો રાગ કહેવાય છે। તો એવી જ રીતે આપણા દેશમાં રહેવા વાળા બધા જ લોકોની ભાષાઓ ભલે અલગ અલગ હોય, પણ બધા શું કહેવાય છે, ભારતવાસી કહેવાય છે। એવી જ રીતે છે ગંગા યમુના ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। यानी कि આપણા દેશમાં ગંગા, યમુના, બ્રહ્મપુત્ર, કૃષ્ણા, કાવેરી અલગ અલગ કેટલી બધી નદીઓ છે, અને બધી અલગ અલગ રાજ્યમાંથી નીકળે છે, છતાં ત્યારે જે એકલી હોય છે ત્યારે એક નદી કહેવાય છે, પણ આ બધી નદીઓ મળીને જ્યારે એ સાગરમાં મળી જાય છે ને, પછી કોઈ કહી નથી શકતું કે આ કઈ નદીનું પાણી છે। કહી શકે છે કોઈ? કોઈ જ કહી શકતું નથી। તો એવી જ રીતે બધા જ ભારતવાસીઓ, બધા હિન્દુસ્તાનીઓના પ્રેમ, દેશ પ્રેમ ભારતવાસીઓને એક બનાવી દે છે। પછી છે ધર્મ ही अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। પંથ એટલે શું? ધર્મ એટલે તો ખબર છે આપણને, રિલિજન, બરાબર? અને પંથ એટલે શું? કોઈ કહેશે મને? હલો, પંથ એટલે શું? પથ એટલે રસ્તો થાય, પંથ એટલે રસ્તો થાય, પણ એક પંથ એનો બીજો પણ મિનિંગ છે। ગુજરાતીમાં જે પંથ કહેવાય છે ને એનો મિનિંગ શું થાય છે ખબર છે તમને? તમને લોકોને ખબર હશે કે ભલે હિન્દુ ધર્મ છે તો હિન્દુ ધર્મમાં અલગ અલગ પંથ કેટલા બધા આવે છે, જેમ કે વૈષ્ણવ હોય, જૈન હોય, અને
સ્વામિનારાયણ પંથ પાળતા હોય, એમ અલગ અલગ ઘણા બધા ધર્મ પાળતા હોય છે. તો આ પણ પંથ કહેવાય છે કે ભલે બધાના ધર્મ અલગ હોય છે, પણ સાર એક જ છે, યાની કે મોરલ એક જ છે કે ભલે બધા સંપ્રદાયો પણ અલગ અલગ છે, પણ બધાનો ધ્યેય જે છે યાની કે બધાની મંજિલ શું છે, એક જ છે કે મનુષ્યના જીવનને ઉન્નત બનાવ. બધા જ ધર્મો એક જ આપણને સલાહ આપે છે, સૂચના આપે છે. બધા જ ધર્મ ગુરુઓ હશે આપણે સંપ્રદાય, દરેક સંપ્રદાયના ધર્મગુરુ હોય જ છે. તો એ ધર્મગુરુઓ જ્યારે આપણને કઈ જ્ઞાન આપતા હોય છે, કઈ વાત કહેતા હોય છે, ત્યારે શું કહેતા હોય છે કે બધા જ મનુષ્ય આગળ વધે, ઉન્નત બને અને આપણો દેશ પણ આગળ વધે. તો બધા ધર્મ જે છે ને એનો ધ્યેય છે કે બધા મનુષ્ય આગળ વધે, ઉન્નત બને, યાની કે પ્રગતિ કરે. ઓર ભારત દેશમાં રહેવા વાળા જે છે બધા જે ભારતવાસીઓ, એ બધાનું ધ્યેય શું છે કે આપણો દેશ ઉન્નતિ કરે, આપણો ભારત દેશ છે એ આગળ વધે. બરાબર છે? તો બધાને આ કવિતા સમજાઈ ગઈ બેટા? કોઈને ક્યાંય ન સમજાયું હોય એવું હોય તો પૂછી શકો છો. હેલો ગર્લ, સંભળાય છે? મારો અવાજ આવે છે બેટા? Yes, ma'am. हाँ मैम। હા, આ કવિતામાં કોઈને કઈ ન સમજાયું હોય એવું ખરું બેટા? ના. ઓકે, તો ચાલો હવે આપણે લેસન નંબર 4 છે ને એ એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ. લેસન નંબર 4 ના ક્વેશ્ચન આન્સર, કારણ કે આપણે ઓકે. રિવિઝન નથી, બરાબર છે ને? આપણે ડાયરેક્ટ લેસન નંબર 5 જ સમજ્યા છે, કવિતા નંબર 5. मैम वो रीड અભ્યાસ करूँ आई ना? સોરી, મુહાવરા અને શબ્દાર્થ લખવાના છે બધા લેસનમાં. ગર્લ, हाँ मैम। સંભળાય છે મારો અવાજ? હેલો. हाँ मैम। હા, બધા મુહાવરા અને શબ્દાર્થ લખવાના છે બધા. ઓકે? मैम वो रीड करूँ आई ना? આઈના, હા ઓકે. આઈના, મધુરા આઈના. हाँ मैम। હા બેટા, તારું 6 નું રિઝલ્ટ મળી ગયું બેટા તને? हाँ मैम, 6 નું મળી ગયું, 5 નું નથી મળ્યું. હા, તો 5th નું રિઝલ્ટ છે ને બેટા, હું તને પછી મોકલીશ, આ વેકેશન પછી. ઓકે? તો તું ઘરે પેરેન્ટ્સ ને વાત કરી દેજે. ઓકે બેટા? ओके। હા. ओके। अभ्यास। प्रश्न 1 सोचकर बताइए। नंबर મેમ 1। પછી હું વાંચીશ હો ઈમાં. હા, ઓકે. नंबर 1 મેમ ईश्वर પછી હું વાંચીશ ફાતિમા. બસ હવે વચ્ચે કોઈ નહીં બોલે. नंबर 1 ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से 21 प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए एम मस, मस, मैं मसूम विवेक बुद्धि सॉरी मस्तिष्क दिया है। मस्तिष्क दिया है। उन्हें उनसे मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए ये विवेक बुद्धि दी है। हम्म। वाणी वाणी का वरदान भी
वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। नंबर 2, धूम्रपान वर्जित है। कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? आंसर, धूम्रपान वर्जित है। ऐसा 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 बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों और सिनेमा गृहों सिनेमागृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतिशालय, धर्मशाला और सार्वजनिक 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 शौचालय आदि इस स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। धूम्रपान से ये वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े फेफड़े की कई बीमारियां होती है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों मनाही की जाती है। नंबर 3, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? आंसर, फूल रंग बिरंगी होते हैं। उनमें मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्रकृति के गहनों का काम करती है। मैम मायना का आवाज कट हो रहा है। मैम હું રીડ કરું ફાતિમા? નામ હું રીડ કરું છું। વચ્ચે કોણ બોલ્યું? મેમ ઇલ્મા। આના નો બરાબર જ અવાજ સંભળાય નહોતો આવતો. મેમ નહોતો આવતો મારામાં. બરાબર જ સંભળાય છે। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अब अपने अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। ओके, चलो મેમ अब अभी मैं इल्मा। करूँ फिल्म? हाँ, ओके मैम। હું રીડ કરું ફાતિમા? इसके बाद लोग हाँ लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रह सकते हैं? लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए उत्तर कतार में खड़े रह सकते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में बिल में की
गई खरीद खरीदा बिल दुकान के लिए कतार कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े हो सकते पैसे जमा करने या निकाल निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रचनाओं पर कतार में खड़े रहते हैं। ओके, विराम चिन्ह। मैम ये रीड करना है। हाँ, विराम चिन्ह। यह ग्रामर पॉइंट है, तो जो आप सबको यदि इसे लेसन के साथ में लिखना हो तो आप इसे पाठ करके अलग लिख सकते हैं ग्रामर पॉइंट। ओके मैम ओके मैम। पढ़ते मैम समय मैम हाँ बेटा। મેમ આ ઉપર જે 3 લાઈન છે એ ફેરબુકમાં લખવાની જ હા, આ ઉપર એ વિરામ विरा, ડેસ્ટિનેશન છે બેટા, એટલે એ તો લખવાની જ હોય। ઓકે विराम चिन्ह। पढ़ने समय कहाँ रुकना और कितना रुकना तथा वाक्य का कैसे भाव सूचित करना, ऐसे इसके लिए जिन विभिन्न चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम कहते हैं। मूर्ख मुख्य विराम चिन्ह। नंबर 1 पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम, इस चिन्ह का उपयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अदा साहिल मेरा भाई है। लप्य विराम, લક્ષ્ય अलप्य વિરામ કે विराम, અલ્પ विराम? अल्प विराम। अल्प विराम। वाक्य पढ़ने समय जगह थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अदा विज्ञान, गणित, भूगोल मेरे प्रिय विषय है। नंबर 3 प्रश्नोत्तक चिन्ह। इस चिन्ह का उपयोग प्रश्न वाक्य के अंत में किया जाता है। अदा तुम कहाँ जाओगे? नंबर 4 उदाहरण चिन्ह। इस चिन्ह का उपयोग हर्ष, रक्षात्मक, हास्य, धुआ आदि भावों को सूचित करने वाले शब्द अथवा वाक्य के अंत में किया जाता है। अदा वाह क्या बात है, अरे आप यही है कि ये कितनी गंदी जगह है। नंबर 5 अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह। जब किसी के कहे गण शब्दों को जहाँ का त्यों लिखा हो तब इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अदा सुबह सुबह सदनो मैम क्या है? सुभाष सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नंबर 6
योजक चिन्ह। इस चिन्ह का उपयोग शब्दों को खोद खोदने के लिए होता है। उदा सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। यहाँ पर देखो आप सबको प्रश्न विराम चिन्ह सॉरी विराम चिन्ह दिए गए हैं और सामने उसके नाम लिखे गए हैं। तो आप सबको इसे ऐसे मैच करने हैं। जैसे कि प्रश्न सूचक चिन्ह, पूर्णांक विराम क्या किसे कहलाते हैं, उद्गार चिन्ह किसे कहते हैं, अल्प विराम किसे कहते हैं, अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं, योजक चिन्ह किसे कहते हैं। तो ये सब चिन्ह जो है उन्हें आपको उसके नाम के साथ मिलाने हैं यहाँ पर। इसके बाद अब है कि वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यानी कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर आता है उसे लिखना है। इसके बाद है एमसीक्यू। चलो कौन रीड करेगा एमसीक्यू? मैं रीड करूँ फातिमा। फातिमा, ओके। ओके मैम। मैम 1 मिनट। मैम कैन आई स्टार्ट टू रीड? हाँ। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? आंसर गुरुओं की खान। बस में ड्राइवर में बैठने की जगह को क्या कहते हैं? हाँ। आंसर केबिन। यस। नंबर 3, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? नंबर आंसर 3 4। हाँ। बिल्ली का भी जमा करने गई सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? हाँ। 8। हम्म, जो छः लोगों यस मैम। 6 महीने का किराया था और 8 साल का। ओके। हाँ। जो लोग आदर्शों को अपनाते अपनाते नहीं। अपनाते नहीं उनका डैश इच्छा नहीं होता। आंसर आचार। नाम पूछा। नंबर 1, ईश्वर ने मनुष्य को क्यों डैश से संवारा है? हम्म। ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। गुणों से संवारा है। हम्म। डैश के पोषण में मोहल्ले के एक समाज को इसमें फूलों के डैश बारी के पौधे लगाने की सुही। लोगों ने डैश लगाने वाले समाज को फूल तोड़ते देखा। समाज नहीं, आदेश सज्जन को। बरसात। हाँ, लोगों ने देश लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। क्या लगाता था वो? देश। तख्ती लगाई थी उसने। क्या ओके। लगाई थी? तख्ती। फूल तोड़ना मना है ऐसी तख्ती लगाई थी ना उसने। बसों में डैश का निषेध है। बरसात। हम्म। हम्म। मैम बच्चे આગળ 4 થઈ ગયા।
समय किसका निषेध है? धूम्रपान करना। नंबर 5, सदा अपने डैश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैम ऑप्शन। अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपनी बारी। कोई लोगों डैश की बातें करने हैं, उन्हें अपनाते अपनाते नहीं। हैं, यानी कई लोग आदर्श की बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उसे अपनाते नहीं है। नहीं है। ओके, તો ચાલો मैम આપણું લેસન અહીંયા પૂરું થઈ ગયું છે અને હવે તમારે બધાએ આ લેસન ફેરબુકમાં કમ્પ્લીટ કરી લેવાનું છે, બરાબર છે? ઓકે ગર્લ્સ, ओके मैम। ચલો બાય બેટા, ટેક કેર, बाय मैम। બાય બાય। એ મેમ હા બેટા, ઓલું मैम નો આજે આ લેસન ની મોકલો ને। શું બેટા? મેમ આજે આ લેસન ની મોકલો ને। નહીં। મેમ હા। હા બેટા બોલો। આ એમાં ઓલું તો ન આવ્યું, આ વાક્ય કો પढ़कर उचित विराम का प्रयोग।